देखो बेटा, पिछले लेक्चर में आप पढ़ रहे थे जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत पढ़ रहे थे, यानी प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को हम देख रहे थे, जिसमें मैंने बता दिया था कि इसका सिद्धांत दो प्रकार का है। पहला बताया गया था जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा बताया गया था बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। यानी इसका हिंदी अगर देखोगे जेनेटिक का, तो इसका हिंदी होता है, क्या बताया गया था, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, और इसका क्या बताया गया था, जैव प्रक्रम अभियांत्रिक बताया गया था। ये दो क्या हैं आपके सिद्धांत हैं। इस सिद्धांत में बताया गया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बताया गया था कि इसके अंदर क्या क्या आता है। देखो बेटा, इसमें बताया जा रहा था दोनों में क्या होता है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसमें क्या क्या आता है, जेनेटिक यानी सीधे बात है आनुवांशिकी, यानी किसी जीव के आनुवांशिकी लक्षणों में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है, सीधी सी बात। यानी इसमें मुख्य कार्य क्या होता है बेटा, यानी जब किसी के जीव के अंदर क्या किया जाता है, जेनेटिक लेवल पे परिवर्तन लाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। और इसमें जो है खास तौर से इसका मुख्य भाग क्या होता है, तो इसका मुख्य भाग होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है ना। यानी अगर हम देखें, इसे बताया गया आपको कि किसी जीव के अंदर उसके आनुवांशिकी लेवल पर परिवर्तन लाना क्या कहला रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहला रहा है। इसमें होता क्या है, इसका मुख्य भाग क्या है, तो इसका मुख्य भाग देखोगे तो क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब होता है कि किसी जीव के डीएनए में किसी दूसरे जीव का डीएनए को जोड़ देना क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। तो इसमें होता क्या है कि एक, अरे भाई, जब हम किसी जीव के क्या करेंगे, आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, उसका डीएनए आरएनए होता है, यही होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, उसका आनुवांशिक पदार्थ वही है। अगर उसके हमने क्या किया कि किसी जीव का हमने क्या कर लिया, डीएनए को निकाल दिया और उसमें दूसरे जीव के डीएनए को क्या कर दिया, फीड कर दिया, तो यही क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। अब चूंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे कंप्लीट किया जाता है इसको मैं बताऊंगा, पहले इसको देखते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसके लिए बताया गया था कि जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है तो बनाने के बाद इन कोशिकाओं को वृद्धि किया जाता है। जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया जाता है तो इसमें क्या किया जाता है, इन कोशिकाओं को वृद्धि किया जाता है। क्या किया जाता है, वृद्धि किया जाता है। और वृद्धि करने के लिए यहाँ का वातावरण का चयन किया जाता है, यानी ऐसा वातावरण रखा जाता है जो क्या होता है, प्रदूषण रहित होता है। क्या होता है, प्रदूषण रहित, यानी वहां पर किसी प्रकार का कोई दूसरी बैक्टीरिया उपस्थित न हो। इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया जाता है, यानी इस प्रोसेस में उसके आनुवांशिक लक्षण में परिवर्तन लाया जाता है, और परिवर्तन लाने के लिए क्या किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया गया। और जब निर्माण हो गया तो इसमें क्या किया जाता है कि उसकी वृद्धि किया जाता है, यानी उसकी संख्याओं को, इनकी संख्याओं को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ का वातावरण प्रदूषण रहित रखा जाता है। बस ये दो चीजें हम सबसे पहले समझेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो मैंने बताया था कि देखो, कुछ वैज्ञानिकों के बारे में भी मैंने आपको क्या कर दिया था, बता दिया था कि एक वैज्ञानिक, इसके जनक किसको माना गया था, आपको बताया गया था, पॉल बर्ग थे। और इन्होंने क्या किया था, लैम्डा फेज पर, यानी एक इन्होंने वाहक लिया था। जब हम किसी का जेनेटिक परिवर्तन लाते हैं तो उसमें हमें किसकी आवश्यकता होती है, वाहक का। तो इन्होंने एक वाहक किसको लिया था, लैम्डा फेज को लिया था। और एक वायरस था, सेमियन वायरस,
यानी लैम्डा फेज वाहक को लेकर इन्होंने क्या किया था, सेमियन वायरस के जीन से ई कोलाई में हस्तांतरित किया था, यानी कि जीवाणु था ई कोलाई, उसमें क्या किया था, हस्तांतरित किया था, यानी परिवर्तन लाया था। इसके लिए उन्हें क्या हुआ था, 1980 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसके बाद से दो वैज्ञानिक और थे जिनका एक का नाम था स्टैनले कोहेन और दूसरा क्या था, हर्बर्ट बॉयर। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया था। ध्यान रखना, कौन कौन, स्टैनले कोहेन, वैज्ञानिक बताया गया कि दो वैज्ञानिक स्टैनले कोहेन और हार्वर्ड बॉयर ने सर्वप्रथम क्या किया था, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने का कार्य किया। रिकम्बिनेंट का मतलब ही होता है, इसको आप ध्यान रख लेना, पुनर्योजी। रिकम्बिनेंट का मतलब क्या होता है, पुनर्योजी। पुनर्योजी का मतलब क्या हुआ, पुनः जोड़ना, ठीक ना। इन्होंने कैसे बनाया था बेटा, यानी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बनाने के लिए, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए इन्होंने क्या किया था कि एक प्रतिजैविक यानी एक एंटीबायोटिक प्रतिरोधी था, यानी उसके जीन को इन्होंने क्या किया था, एक जीवाणु था जिस जीवाणु का नाम था सोलेमोनेला ट्राइफिमेरियम, इसके प्लाज्मिड से जोड़ने का कार्य किया। यानी इन्होंने निकाला किसका जीन, एंटीबायोटिक का, किसका निकाला और किससे जोड़ा, तो एक बैक्टीरिया था सोलोमोनेला टाइफिमुरियम, इसके प्लाज्मिड से, हाँ प्लाज्मिड से जोड़कर क्या किया था, रिकम्बिनेंट डीएनए। आपने क्या सुना, मैंने बताया कि ये जो दो वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम जो है इन्होंने देखा कि एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक था यानी एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक जो था, प्रतिरोधी जो था, उसको इन्होंने जीन को निकाला और इसको क्या किया, एक बैक्टीरिया जिसका नाम था सोलोमोनेला टाइफिमुरियम, उसके प्लाज्मिड से क्या किया, इसके जीन को निकालकर, किसके जीन को निकालकर, प्रतिजैविक प्रतिरोधी के जीन को निकालकर और उसके प्लाज्मिड से क्या कर दिया, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से क्या कर दिया, जोड़ दिया, और जोड़कर क्या बना दिया, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया। इन्होंने कैसे बनाया बेटा, इन्होंने एक ऐसा डीएनए लिया, बताया जा रहा कि इन्होंने एक ऐसा डीएनए लिया जो एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखा रहा था। किसके खिलाफ, तो वह प्रतिजैविक के यानी प्रतिजैविक के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखा रहा था। वो किसका था, तो एक बैक्टीरिया था जिसका क्या नाम था, इसका जो प्लाज्मिड था बेटा, ये एक क्या था, बैक्टीरिया था। क्या था, बैक्टीरिया था। और इस बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड था, ये किसके खिलाफ रेजिस्टेंस दिखा रहा था, ये रेजिस्टेंस दिखा रहा था किसके खिलाफ, ये दिखा रहा था एंटीबायोटिक के खिलाफ। इन्होंने क्या किया, ध्यान देना, मेरी बात सुनो, ये एंटीबायोटिक्स का इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये जो है एंटीबायोटिक्स के खिलाफ अपना रेजिस्टेंस दिखा रहा था, तो इन्होंने क्या किया कि इस एंटीबायोटिक्स का जीन को निकाला। मान लो ये एंटीबायोटिक की कोशिका है, इस कोशिका से इन्होंने क्या किया, इसके जीन को बाहर निकाल दिया। अब ये जीन क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब इस जीन के डीएनए को बाहर निकाला, फिर डीएनए से क्या किया, जीन को बाहर निकाला। अभी मैं बताऊंगा कैसे निकाला जाता है, आपको बताऊंगा। और यहां से क्या किया इन्होंने कि जो ये बैक्टीरिया थी, इसके प्लाज्मिड को लिया। मान लो ये इसका प्लाज्मिड है, क्या है, प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड को इन्होंने क्या किया, बाहर निकाला। अब बाहर निकालने के लिए एंजाइम का प्रयोग होता है, मैं आगे बताऊंगा आपको। और इसको यहाँ पे निकाल कर, मान लेते हैं यहाँ पे इन्होंने बाहर निकाला, और इसको बाहर निकालने के बाद से इससे क्या कर लिया, बराबर बराबर कट लगा के, और इसी से लाकर यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया।
जिससे क्या बन गया, रिकम्बिनेंट डीएनए का निर्माण। बात समझ आ गया। अब चूंकि रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया कैसे जाता है तो ध्यान रखना, अभी तो मैंने बताया बनाया जाता है, अब चूंकि बनाने के लिए जो है ना, जितना सिंपल मैंने बताया कि रिकम्बिनेंट डीएनए बना दिया गया, इतना सिंपल है नहीं। रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए प्रक्रिया जो है वह थोड़ी सी क्या है, कठिन है। हमें कोई भी कार्य करने के लिए हमें सबसे पहले जो है कुछ टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, कुछ औजार की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। तो इनको बनाने के लिए किसकी आवश्यकता हुई, टूल्स की आवश्यकता हुई। तो वह टूल्स क्या थे बेटा, तो इनको बनाने के लिए जो इन्होंने टूल्स का प्रयोग किया है, जो टूल्स था वह निम्न था। क्या था, निम्न था। इसके टूल्स 4 थे, यानी इन्होंने जो इनका टूल्स था, आप लिख सकते हो, इसका हेडिंग लिख सकते हो, पुनर्योजन डीएनए तकनीकी के साधन। लेकिन इससे पहले, लिखने से पहले एक चीज जरा समझ लो इसमें, और एक चीज मैं बता दूं कि देखो, जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग है बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसमें आपको यही बताया गया कि इस तकनीकी के द्वारा आनुवांशिक पदार्थों यानी डीएनए या आरएनए में क्या किया जाता है, परिवर्तन करके इससे परपोषित जीवों में प्रवेश कराया जाता है। किसमें प्रवेश कराया जाता है, परपोषित जीवों में प्रवेश कराया जाता है, और उसमें प्रवेश कराकर इसके फिनोटाइप में क्या किया जाता है, परिवर्तन लाया जाता है। फिनोटाइप का मतलब क्या है, आनुवांशिक पदार्थ में क्या किया जाता है, परिवर्तन लाया जाता है। अब जो है इसको परिवर्तन लाने के लिए आनुवांशिक पदार्थ में जो परिवर्तन लाया जाता है या रूपांतरण कराया जाता है, ये इसके 3 मूलभूत चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 3 मूलभूत चरण होते हैं, उसको नोट कर लेना। यानी आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन लाने की जो प्रक्रिया है, इसके कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। पहला चरण नोट कर लेना, नंबर 1, इसका जो है चरण जो है, चरण ये कितने चरणों में कंप्लीट होता है बेटा, तो आपको बताया गया ये 3 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला जो होता है फर्स्ट स्टेप, इसमें क्या होता है, इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना होता है, वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना। वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना। दूसरा देखो, दूसरा जो होता है चिन्हित डीएनए का परपोषी में हस्तांतरण। दूसरा क्या होता है, चिन्हित डीएनए का परपोषी में हस्तांतरण। और तीसरा होता है हस्तांतरित डीएनए को परपोषित सुरक्षित रखना तथा उसकी संतति में हस्तांतरित करना। ये 3 क्या है, मुख्य चरण है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि भाई रिकम्बिनेंट डीएनए जो है, इसके लिए आपको बता दिया गया कितने चरण में ये कंप्लीट होता है, यानी इसके लिए क्या क्या स्थिति होनी चाहिए। तो आपको बताया गया कि इसमें क्या है बेटा, कौन कौन से रूपांतरण के जो मूलभूत चरण हैं वह 3 चरण थे। कौन कौन, वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना, चिन्हित डीएनए का परपोषी में हस्तांतरण करना, और हस्तांतरित डीएनए को सुरक्षित रखना तथा उनकी संतति को हस्तांतरित करना। इसमें उसके संतति को हस्तांतरित करना भी जो, ठीक है ना। अब इसके बाद से मुख्य चीज जो हमें पढ़ना है कि हमको अब जानना क्या है, मुख्य चीजें जो है। अब आपको, अभी आपने चैप्टर स्टार्ट किया है, कहानी अब यहाँ से शुरू होता है। चैप्टर कहाँ शुरू होता है, यहीं से। और हो सकता है कि अभी आपको समझने में दिक्कत हुई होगी, लेकिन यहाँ से आपकी कहानी जो है अब एकदम क्लियर हो जाएगा, समझ में आना चालू हो जाएगा, घबराओ नहीं। देखो, पुनर्योजित डीएनए तकनीकी साधन क्या है, या टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। यानी मैंने बताया कि रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें क्या होते हैं, कुछ साधनों की आवश्यकता होती है, कुछ औजारों की आवश्यकता होती है। तो वह जो है ना, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें 3 तरह के क्या होते हैं, औजार की, टूल्स की आवश्यकता होती है। पहला किसकी आवश्यकता पड़ती है, एंजाइम। दूसरा किसका, वेक्टर।
यानी वाहक की जरूरत पड़ती है, और तीसरा क्या होता है, होस्ट सेल यानी परपोषी कोशिका की आवश्यकता पड़ती है। हम एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है बेटा, एक चीज समझ लो आप, रिकम्बिनेंट डीएनए को एक बार और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। जैसे देखो, आप लोगों को बताया गया था, जैसे मान लो कि कोई हमारा सेल है, इसी को मिटा के बताता हूं पहले, एक बार और समझ लेते हैं बेटा डीएनए, ये रिकम्बिनेंट डीएनए क्या है। जैसे देखो, रिकम्बिनेंट डीएनए को जानना है आपको, तो रिकम्बिनेंट डीएनए होता क्या है एक बार मैं बताया, फिर दोबारा पुनः आप समझिए। जैसे मान लो ये हमारा सेल है, क्या है, हमारा सेल है, ये हमारा क्या हो गया, सेल हो गया। सेल के अंदर क्या हो गया, केंद्र। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या आता है, ये हमारा सेल है, और हमको अपने सेल का क्या करना है, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है, यानी किसी वाहक से क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। और ये मान लिया गया कोई क्या है, वाहक, क्या है, वाहक। ये वाहक मान लेते हैं, ये वाहक का प्लाज्मिड है, यानी ये वाहक कौन सा है बेटा, ये वाहक जो है ये प्लाज्म, इसका क्या है, प्लाज्मिड है। और ये वाहक क्या है बेटा, इकोलाई, क्या है, इकोलाई की कोशिका है, यानी इकोलाई एक प्रकार का क्या है, एस्चेरिचिया कोलाई एक प्रकार का क्या है, जीवाणु। हमें अपने जीन को क्या करना है, इसके प्लाज्मिड से जोड़ना है। जब हमारा जीन इसके प्लाज्मिड से क्या होगा, जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तभी क्या बनेगा, वो रिकम्बिनेंट डीएनए बनेगा। और रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद से हमें क्या करना है कि उसकी संख्या यानी उसके कॉपी को क्या करना है, बढ़ाना है। तो कैसे किया जाएगा, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, हम अपने शरीर की कोशिका को निकालेंगे। तो हमारे शरीर की जो कोशिका है बेटा, तो हमारे शरीर की कोशिका क्या होती है, उसको निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, ऐसे थोड़ा कि फट टप से निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एंजाइम का सहारा लेना पड़ता है। किसका सहारा लेना पड़ता है, तो हम एंजाइम के माध्यम से इसको क्या कर देंगे, इससे बाहर निकाल देंगे। क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। अब ये यहाँ पर आकर क्या हो गया, बाहर निकल गया। जब ये बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकालने के बाद से आप जानते हो कि हमारे शरीर के कोशिकाओं के अंदर क्या क्या होता है बेटा, तो इसके अंदर डीएनए होता है, क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन, लिपिड होता है, लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है आदि। इसमें क्या होता है, पाया जाता है। हमने क्या कर लिया, इनको अब हमने बाहर निकाला, हमने कोशिका को क्या कर लिया, बाहर निकाला। अब हमको कोशिका को बाहर निकाले तो इसके अंदर क्या था, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है आदि। अब हमको तो भाई अनुमान, उसको जीन को निकालना है, तो जीन को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डीएनए को निकालना पड़ेगा। और डीएनए निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि कुछ यानी इनको जो है खत्म करने वाले कुछ एंजाइम होते हैं। जैसे आरएनए को खत्म कौन करता है, आरएनएज करता है। आरएनएज क्या करता है, आरएनए को खत्म कर देता है। प्रोटीन को कौन खत्म करता है, प्रोटीएज खत्म करता है। प्रोटीएज एंजाइम किसको खत्म कर देता है, प्रोटीन को। लिपिड को कौन खत्म करता है, तो लिपिएज होता है, क्या होता है, लिपिएज खत्म कर देता है। और आपको बताया गया कार्बोहाइड्रेट को कौन खत्म करता है, कार्बोहाइड्रेज खत्म करता है, मैंने बताया। और अगर डीएनए को खत्म करना होगा तो डीएनएज क्या करता है, इसके खत्म करता है। हमको खत्म किसको करना है, इन सबको खत्म कर देना है, यहां से लेकर और इन सबको हमको क्या करना है, खत्म करना है। और किसको बचाना है, डीएनए को, क्योंकि डीएनए के ही अंदर क्या होगा, हमको ऐच्छिक जीन प्राप्त होगी। तो हम क्या करेंगे, इनके अंदर इनको खत्म करने के लिए, आरएनए को खत्म करने के लिए कौन से एंजाइम डालेंगे, आरएनएज। तो क्या कर देंगे, डालेंगे तो ये आरएनए को क्या कर देगा,
आरएनए को खत्म कर देगा। हमें प्रोटीन को खत्म करना है तो हम क्या डालेंगे, प्रोटीनेज को क्या कर देंगे, डालेंगे तो ये प्रोटीन को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। अब हमको लिपिड को खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, लिपिड क्या डालेंगे बेटा, लिपिएज, क्या डालेंगे, लिपिएज को डालेंगे तो ये लिपिड को क्या करेगा, खत्म कर देगा। अब इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट को खत्म करना है तो कार्बोहाइड्रेज को क्या कर देंगे, डाल देंगे तो ये खत्म हो गया। अब सब खत्म हो गया तो बच क्या गया, डीएनए, क्योंकि हमने इसमें डीएनए में क्या नहीं डाला है, हम इसमें किस एंजाइम का प्रयोग नहीं करेंगे, डीएनएज का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे। अब जब नहीं करेंगे तो डीएनए क्या हो गया, बच गया। तो अब डीएनए निकल गया, बात समझो। रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसके अंदर जितने आनुवंशिक पदार्थ हैं आपको डीएनए को निकालना है, तो बाकी सबको क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, तभी नहीं तो उसमें से कैसे आप डीएनए को निकाल पाओगे, आसान है। इनको खत्म करना पड़ेगा, तो इनको खत्म करने के लिए इन एंजाइमों का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमको डीएनए क्या हो गया, निकल गया। जब डीएनए निकल गया बेटा, अब हमने क्या कर लिया, अब आप क्या करोगे बेटा, अब आपने क्या कर लिया, डीएनए को निकाल लिया। हमने क्या किया, यहां से डीएनए को निकाल लिया, ये डीएनए क्या हो गया, निकल गया। अब डीएनए को निकालने के बाद से हम क्या करेंगे, जो इसमें से डीएनए तो भाई लंबा होगा ना, अब उसमें से अब डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। तो उसमें से हम अपने ऐच्छिक जीन को क्या करेंगे, निकालेंगे। हमने मान लिया कि हमारा ये क्या था, ऐच्छिक जीन था, और ऐच्छिक जीन को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, निकाल लिया। क्या कर लिया, निकाल लिया। अब आप ध्यान रखो, आपने क्या किया, जीन को बाहर कर लिया। ये कौन सा है आपका, ऐच्छिक जीन या वांछित जीन है, क्या है, ऐच्छिक जीन या क्या हो गया, वांछित। अब आपको ये जीन निकल गया। अब चूंकि जीन कैसे, इसको कैसे तोड़ा जाएगा, तो अभी टूल्स में जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि अब यहाँ से प्रक्रिया करने के बाद से इसको भी तोड़ने के लिए, इस डीएनए को तोड़कर जीन निकालने का भी एक प्रक्रिया है, वो आगे बताऊंगा मैं, अभी घबराऊंगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा तो ये जीन क्या हो गया, निकल गया। अब हमें करना क्या है, हमें इसे वाहक के साथ जोड़ना है, यानी वाहक प्लाज्मिड के साथ जोड़ना है। तो इस वाहक को भी हमने क्या किया, इसके प्लाज्मिड को यहाँ पे क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ये वाहक का क्या हो गया, प्लाज्मिड हो गया। अब ये वाहक का प्लाज्मिड हो गया। अब जितना हमने जीन को जितने बराबर भागों में काटा है, उतना ही बराबर भागों में क्या करते हैं, इस प्लाज्मिड को भी काट लेते हैं। तो मान लो हमने इस प्लाज्मिड को यहाँ से क्या कर लिया, काट लिया। अब ये प्लाज्मिड आपका कटा, ये प्लाज्मिड क्या हो गया, कट गया। अब कटने के बाद से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस जीन को उठाकर और इस पे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो यहाँ से जब हमने इस जीन को उठाकर यहाँ पे जोड़ा, तो इसी प्रक्रिया को, जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए। समझ में आ गया। अब तो आपको ये बात हमारे हिसाब से दिमाग में भर गया होगा कि रिकम्बिनेंट डीएनए क्या है। क्या किया हमने, क्या किया कि हमने अपने शरीर की कोशिका को निकाला। जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल तौर पे बताया था, मैंने बताया था कि हमारे शरीर के जैसे क्या होता है, जो इंसुलिन होता है वो कहाँ बनता है, हमारे अग्नाशय में बनता है। तो अग्नाशय की कोशिका को निकालेंगे, अग्नाशय की बीटा कोशिका में क्या होता है, इंसुलिन बनता है। अगर मैंने बताया था, जैसे मान लो कि हमारे यहाँ पे सभी लोगों को क्या हो जाए, डायबिटीज के वो मरीज हो जाए, कोई ना बचे, कोई एक व्यक्ति ऐसा बचा हुआ है जिसके शरीर में क्या बन रहा है, इंसुलिन का निर्माण। तो उससे हम इंसुलिन का निर्माण कैसे करेंगे,
सबको कैसे इंसुलिन प्राप्त कराएंगे? तो मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि उस व्यक्ति के शरीर से क्या किया जाएगा, उसके अग्नाशय से बीटा कोशिकाओं को निकाला जाएगा और बीटा कोशिकाओं को निकाल कर क्या किया जाएगा, उसमें से उस कोशिका के अंदर से डीएनए प्राप्त किया जाएगा। जैसे इसमें से डीएनए प्राप्त किया गया, फिर उस डीएनए को तोड़ा जाएगा, तोड़ के ऐच्छिक जीन प्राप्त किया जाएगा और उसके बाद उसे वाहक से जोड़ा जाएगा, किसी होस्ट सेल से क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो ई कोलाई का हमने क्या किया था, उसमें प्लाज्मिड को लिया था और प्लाज्मिड को जितने बराबर भाग में जीन को काटा गया था उतना ही बराबर भाग में क्या किया गया था, जीन को काटा गया था। और काटने के बाद से हमने क्या किया था, जब वो काट लिए थे और काट कर उसके प्लाज्मिड से, ई कोलाई के प्लाज्मिड से हमने क्या कर दिया था, जोड़ दिया था और जोड़कर उसे क्या किया गया था कि एक पोषणी माध्यम में ऐसे जो है उसको क्या कर दिया गया था, डाल दिया गया था, जहां से उनको पोषण मिले और इसी में उन सेलों को क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। तो यहाँ पर वो अपनी संख्या को क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे और इस प्रकार से क्या होगा, ये अपनी कांपे बनाते जाएंगे और जिससे क्या होगा, इंसुलिन हमें ज्यादा क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये हमारा रिकम्बिनेंट। अब हम देखते हैं सबसे पहले जो है कि रिकम्बिनेंट बनाने के जो साधन है कि पुनर्योजित डीएनए तकनीकी के साधन कौन कौन से हैं। तो बताया गया इसके 3 साधन हैं। कौन कौन सा? एंजाइम, वेक्टर और होस्ट सेल। हम एक एक को क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंजाइम। देखना बेटा, देखो एंजाइम जो है, अब एंजाइम में सबसे पहले हमको देखना है, इसमें जो एंजाइम का प्रयोग होता है तो खास तौर से 4 प्रकार के एंजाइम का क्या होता है, प्रयोग होता है। जो इसमें एंजाइम लिया जाता है बेटा, ये कितने प्रकार के एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? 4 प्रकार के एंजाइम का प्रयोग होता है। कहां के लिए प्रयोग होता है बेटा? जो आप रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हो तो जो इसमें उसका साधन है, कौन टूल है, जो वो टूल है, तो जो एंजाइम है उसमें कितने प्रकार के एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? 4 प्रकार के एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। पहला जो होता है लाइनकारी एंजाइम। पहला किसका यूज होता है? पहला आप यूज करते हो लाइनकारी एंजाइम। लाइनकारी उत्प्रेरक कह सकते हो, उत्प्रेरक, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, नोट कर लेना, लाइसिंग। क्या कहा जाता है? लाइसिंग एंजाइम। देखो लाइसिंग एंजाइम क्या होता है बेटा? लाइसिंग का अर्थ होता है तोड़ फोड़ करना। लाइसिंग का अर्थ क्या होता है? तोड़ फोड़ करना। लाइनकारी का मतलब यह है जिसको इसको एक लाइन मिला दे, यानी जो तोड़ फोड़ करने का क्या करता हो, कार्य करता हो। यानी ऐसा एंजाइम जो क्या करता हो, किसी चीज को तोड़ने का कार्य करता हो। अब आप बताओ, जब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, रिकम्बिनेंट डीएनए बना रहे हो, इधर देखो, जब आप रिकम्बिनेंट डीएनए बना रहे हो तो कोशिका को तोड़ फोड़ करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? और तोड़ फोड़ करके उसमें से क्या निकालना होता है? डीएनए। तो आपने डीएनए निकालने के लिए कौन कौन से एंजाइम का प्रयोग किया था, कैसे तोड़ फोड़ किया था? तो मान लो आपने क्या लिया था, यहाँ पे ध्यान देते हैं, देखो मैंने क्या बताया, जो हम क्या करते हैं, जो एंजाइम लेते हैं, एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? 4 प्रकार का, जिसमें सबसे पहले हम किसका देख रहे हैं? लाइनकारी का। लाइनकारी का ही मतलब ये बताया गया जो तोड़ फोड़ करने का कार्य करता है। अब आप बताओ कि सबसे पहले जब हम कोशिका को निकालेंगे, जब हम अपनी कोशिका को निकालते हैं तो कोशिका के अंदर क्या होता है? कई प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। जैसे उसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट।
अब इनको हम क्या किए, अब ये मान लिया कि ये हमारा कोशिका है, क्या है, कोशिका है, इसके अंदर क्या था, डीएनए था, क्या था, आरएनए था, आरएनए था, प्रोटीन था, लिपिड था, कार्बोहाइड्रेट था। अब हम क्या करेंगे, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए था, हमें जो है अनुवांशिक पदार्थ में चेंजिंग लाना है, तो किस में लाना है, डीएनए में चेंजिंग लाना है। तो डीएनए में चेंजिंग लाना है तो हमारे कोशिका के अंदर जो ये चीजें पाई जा रही हैं इनको तो तोड़ना पड़ेगा ना, यानी हमें प्रोटीन को भी हटाना पड़ेगा, हमको आरएनए को भी हटाना पड़ेगा, हमको लिपिड को भी हटाना पड़ेगा, हमको कार्बोहाइड्रेट को भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ एंजाइमों का जो है, जब हमारे कोशिकाओं को निकाला जाता है तो उसके आनुवांशिक पदार्थ को तोड़ने के लिए उसमें एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, कुछ एंजाइमों का। जैसे मान लो कि आरएनएस बताया जा रहा है कि जो आरएनएस एंजाइम है वो क्या करता है, जब कोशिका के अंदर इसको डाला जाता है तो डालने से क्या करता है, आरएनए को खत्म करता है। प्रोटीनेज जो है, प्रोटीएज जो है, ये ऐसा एंजाइम है कि जब कोशिका में डालोगे तो ये क्या करेगा, प्रोटीन को खत्म कर देगा। यानी यहाँ आरएनए खत्म, यहाँ क्या खत्म, प्रोटीन। लिपिएज जो है ये क्या करेगा, जैसे इसमें गया तो किसको खत्म कर देगा, लिपिड को खत्म कर देगा। और कार्बोहाइड्रेट जो है ये क्या कर देगा, कार्बोहाइड्रेट को खत्म कर दिया। तो हमारे कोशिका के अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ थे, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, इसमें से हमने डीएनए को छोड़कर बाकी सबको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। हमने किस एंजाइम का प्रयोग इसमें नहीं किया, सिर्फ जो है डीएनए को खत्म कर करता है, डीएनएज खत्म करता है। तो हमने डीएनएज को नहीं डाला, जिससे हमारा डीएनए क्या हो गया, बच गया। अब डीएनए बच गया तो अब डीएनए को हमने क्या कर लिया, अब ऐसे हम डीएनए को क्या कर लेंगे, बाहर निकालेंगे। एक लंबा सा डीएनए हमको क्या होगा, बाहर निकल गया। अब इसी डीएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं बेटा, जीन पाए जाते हैं। अब इसमें से हमें पता करना है कि हमारा जो है, जो जीन है, कौन वांछित जीन है या ऐच्छिक जीन है। उस जीन की हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे, और पहचान करके उस जीन को इस डीएनए से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए जो है हमें जो दूसरा जो है ना, हमने पहला लाइनकारी पढ़ लिया, तो दूसरा जो एंजाइम का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो दूसरा एंजाइम होता है विदलनकारी एंजाइम। क्या होता है, विदलनकारी एंजाइम। ठीक है, तो हम विदलनकारी एंजाइम से कैसे इसको काटते हैं, अलग करते हैं, ये मैं कल बताऊंगा। एक चीज़ थोड़ा सा इसमें एक चीज़ ध्यान रख लेना है। ये तो मैंने मानव कोशिका के बारे में बताया कि मानव कोशिका के अंदर क्या होते हैं, जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं उनको किससे खत्म किया जाता है। इसी प्रकार से एक आध दो आप चाहो तो नोट कर सकते हो। जैसे मान लो जो जीवाणु कोशिका है, जीवाणु कोशिका को तोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपको पता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। जीवाणु कोशिका को तोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से कवक कोशिका को तोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कोई बताएगा, काइटिनेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। क्यों काइटिनेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है बेटा, क्योंकि कवक कोशिका किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है, तो इसीलिए काइटिनेज का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। और मैंने बताया कि जैसे अभी आप लोगों को बताया कि जीवाणु कोशिका को क्यों लाइसोजाइम से तोड़ा जाता है, क्योंकि उसका कोशिका किससे बना होता है, लाइसोजाइम से। इसीलिए जो है ना, इसमें क्या किया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। इसी पर पादप कोशिका को आप जानते हो ना, जो पेड़ पौधों की कोशिकाएं होती हैं वह किससे बनी होती हैं, तो वह सेलुलोज या पैक्टिन से बनी होती हैं। तो इसलिए जो है
इसको तोड़ने के लिए सेलुलोज या पेक्टिनेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ये बात समझ में आ गया। तो अब मैंने बताया कि किन कोशिकाओं से किन को तोड़ा जाता है। मानव कोशिकाओं को तोड़ने के लिए हमने इनका प्रयोग बताया, और उसमें कौन कौन सी कोशिकाओं का प्रयोग मैंने बताया आप लोगों को। जीवाणु कोशिकाओं को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम को बताया, कवक कोशिकाओं को तोड़ने के लिए क्या क्या बताया, काइटिनेज को बताया, और पादप कोशिकाओं को तोड़ने के लिए किसको बता दिया, सेलुलोज को बताया, और पेक्टिनेज को बताया कि ये क्या करते हैं, ये तोड़ने का कार्य करते हैं। एक और है जंतु कोशिका को तोड़ने के लिए आरएनएज, यानी जंतु कोशिका को तोड़ने के लिए आरएनएज क्या करता है, आरएनए को करता है। ये जंतु कोशिका तो यही है ना, ये मैंने क्या कर दिया बता दिया, ठीक है ना। अब हम सीधे किसके आ जाएंगे, विदलन एंजाइम के, विदलनकारी एंजाइम के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि विदलनकारी एंजाइम क्या होता है। कल इसको पढ़ाते हैं विदलनकारी एंजाइम।